नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज के समय राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां पिछले 30 सालों में कई सरकारें आईं और चली गईं, कई चेहरे आए और इतिहास में खो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सरकार एक चेहरे की तुलना दूसरी सरकार और दूसरे चेहरे से हुई हो। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि 30 साल बाद नरेंद्र मोदी की तुलना अब इंदिरा गांधी से हो रही है। उस नरेंद्र मोदी की जिनकी बुनियादी फिलॉसफी ही कांग्रेस मुक्त भारत की है। ये तुलना आपको चौंका सकती है, हैरान कर सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब इंदिरा और नरेंद्र की सियासी स्टाइल में छिपा हुआ है। 16 मई 2014 सियासी आसमान में नरेंद्र मोदी के धूमकेतु बनने का सफर शुरू होता है 16 मई 2014 से। गुजरात के वडोदरा की सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम नए नेता के नेतृत्व में नए भारत की उम्मीदों को उड़ान दे रहा था। नेहरू जैकेट में 64 साल के नरेंद्र मोदी राजनीति का इतिहास बदलकर दिल्ली की तरफ शान और शौकत के साथ कूच करने के लिए तैयार हो चुके थे। अच्छे दिन ये कामयाबी ऐतिहासिक थी क्योंकि 30 साल बाद सियासत पूरे 360 डिग्री घूमकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार के साथ हाजिर थी। ये कल्पना से परे था क्योंकि क्षेत्रीय क्षत्रपों की भरमार और भारत के भूगोल की विविधताएं दिल्ली में बहुमत की सरकार को परवाज नहीं भरने दे रही थी। लेकिन ये करिश्मा नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। जनता का दिल जीता, जनता की ताकत से बहुमत हासिल किया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आपने सरकार बनाई। इतिहास ने खुद को दोहराया था नरेंद्र मोदी के तौर पर, क्योंकि इस इतिहास को पहली बार किसी ने बनाया था तो वो इंदिरा गांधी थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा ने देश को दिखाया था अपना दम, वो दम जिसमें वो गूंगी गुड़िया नहीं बल्कि दुर्गा का अवतार थी। हम इस भारत को एक सुंदर भारत, एक साफ भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक चमकता भारत हम बनाएंगे। वो दम जिसमें दुनिया की नजरों में इंदिरा लौह महिला थी। 1971 के आम चुनाव के नतीजे कह रहे थे कि इंदिरा का सूरज शिखर पर है। – 2014 में जिस तरह जनता ने नरेंद्र मोदी को बेशुमार समर्थन दिया, 1971 में उससे कहीं ज्यादा समर्थन इंदिरा गांधी को मिला। दोनों नेताओं ने जनता के बीच खुद को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर वोट मांगा। जनता ने दोनों को आशीर्वाद दिया। 1971 में इंदिरा ने अपनी कामयाबी के लिए करीब 300 रैलियां की थी। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। 2014 में नरेंद्र मोदी ने करीब 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर करीब 450 रैलियों के जरिए कामयाबी की पटकथा लिखी। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का जिक्र बार बार इसलिए होता है क्योंकि उस समय तक वो कांग्रेस की छाया से बाहर आ चुकी थी। इंदिरा गांधी ने वो मुकाम बड़े बड़े कद्दावर कांग्रेस नेताओं को किनारा कर हासिल किया था और 1971 का चुनाव अपने नाम पर लड़ा। 2013 और 2014 में नरेंद्र मोदी की कामयाबी की भी यही कहानी है। 1971 के लोकसभा चुनाव की तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर जनता से वोट मांगा और इंदिरा गांधी जैसी कामयाबी हासिल की। मैं वादा करता हूं भाइयों बहनों, और मैं नेक इरादे से वादा करता हूं कि पश्चिम बंगाल एक बार भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर ले। ये एको अहम द्वितीयो नास्ती है, यानी मेरे अलावा और कोई नहीं।
सियासत की यही स्टाइल नरेंद्र मोदी को पसंद है। गुजरात के मुख्यमंत्री से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक नरेंद्र मोदी ने खुद को इसी रूप में पेश किया। वो जनता से वोट मांगते हैं तो खुद को आगे रखकर, गरीबी की बात करते हैं तो खुद को गरीब बताकर, मतलब जनता से सीधा संवाद, बिना किसी रोक टोक के। कांग्रेस पार्टी की सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है, हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। यही इंदिरा गांधी की भी स्टाइल थी। 1971 में विरोधियों ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, इंदिरा ने नारा दिया इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। जैसी आजादी हमको चाहिए वो आजादी हमको नहीं मिली, वो आजादी होगी जब इंदिरा और मोदी के एको अहम द्वितीय नास्ती की सियासी स्टाइल को राजनीति के पंडित अधिनायकवाद यानी डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन दोनों नेताओं ने ये तौर तरीका रातों रात नहीं अपनाया। 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी के पास पंडित नेहरू की बड़ी राजनीतिक विरासत थी। फिर भी उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कांग्रेस के भीतर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज सबसे ताकतवर नेता थे। मोरारजी देसाई ने लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद खुले तौर पर प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोका। कांग्रेस के अंदरूनी कलह के मद्देनजर इंदिरा को यह समझकर प्रधानमंत्री बनाया गया कि वो गूंगी गुड़िया हैं और पार्टी का ताकतवर खेमा उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगा। लेकिन चंद बरसों में ही इंदिरा ने सारे ताकतवर नेताओं को बेईमानी कर दिया। कांग्रेस टूटी भी, लेकिन इंदिरा की ताकत बढ़ती गई। 1969 में इंदिरा ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और रजवाड़ों के प्रीवी पर्स को खत्म किया। जितने भी बैंक से, इंडियन प्राइवेट बैंक से, उन्होंने उनको नेशनलाइज कर दिया सारे बैंकों को। और फिर उन्होंने उन बैंकों द्वारा जितने गरीब लोग थे उन लोगों को लोन देना शुरू कर दिया नौकरी के लिए, कि चलो आप लोन लीजिए। तो ये बहुत पॉपुलर हुआ उनका। ऐसे उन्होंने कई ऐसी स्कीम बनाई जिससे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। बेशक शुरुआती बरसों में नरेंद्र मोदी इंदिरा की तरह गूंगी गुड़िया नहीं थे, लेकिन संघ के एक खामोश कार्यकर्ता जरूर थे। 1980 के दशक में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी से जुड़े तो भी पर्दे के पीछे रहकर ही काम किया। लेकिन जब 2002 में बीजेपी आला कमान ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी दी तो उनकी सियासत का असल अवतार सामने आ गया। 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 चुनाव जीतकर बीजेपी के उभरते हुए सितारे बन गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में संघ की मुहर के साथ बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो ये एक सोची समझी रणनीति थी। उसी रणनीति का नतीजा है कि राष्ट्रीय फलक पर उभरने के बाद नरेंद्र मोदी कामयाबी की बुलंदियां छूते जा रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी सारे देश के अंदर थी, जो मोदी जी की भी अभी दिखाई देती है। और तीसरी ये कि दोनों स्ट्रांग लाइक और डिसलाइक के आदमी हैं, दोनों बड़े स्ट्रांग लीडर थे। उनके बाकी जो नीचे उनके नीचे काम करते तो उनके फॉलोअर थे, उनके कंपेनियन नहीं थे। तो दोनों में 3 समानताएं आ जाती है किस्म से कि दोनों की सोचने की दृष्टि एक है, सोचने का तरीका एक है, जो वो सोचते हैं उसके ऊपर अडिग रहते हैं। नरेंद्र मोदी सख्त नेता माने जाते हैं तो इंदिरा गांधी की छवि लौह महिला की थी। वो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जिसने महाशक्ति अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पहली बार बात की थी। वो इंदिरा थी जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को 2 टूक कहा था, यू आर रॉन्ग मिस्टर निक्सन। इसके बाद इंदिरा ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया और दुनिया के नक्शे पर अलग बांग्लादेश बनाकर ही दम लिया। इतना ही नहीं, 1974 में ताकतवर देशों को दरकिनार कर पोखरण में एटम बम विस्फोट किया तो दुनिया दंग रह गई। देखिए ऐसा है, मैं सन 66 से लेकर 71 तक इंदिरा जी के दफ्तर में काम करता था, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी लीडर थी
और भारतवर्ष की नहीं दुनिया में भी उनका नाम था, जहाँ जाते थे बहुत दौरे किए हमने उनके साथ, बड़ा सम्मान। नरेंद्र मोदी तक आते आते जमाना बदल चुका है। उभरते भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की नजरों में उम्मीदों की रोशनी है। नरेंद्र मोदी ने आते ही इस हकीकत को लपक लिया ताकि जनता से किया विकास का वादा पूरा हो सके। इसलिए जिस इंदिरा से अमेरिका की अदावत थी, उस अमेरिका में मोदी का वेलकम किसी रॉक स्टार की तरह हुआ। मोदी, वेलकम मोदी, 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 वेलकम मोदी, यानी अमेरिका की जरूरत मोदी बन गए और मोदी की जरूरत अमेरिका। हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। इंदिरा जैसी सख्ती नरेंद्र मोदी ने भी दिखाई है। सरहद पर गोलियों की जबान में पाकिस्तान से बात कर नरेंद्र मोदी ने जता दिया कि वो अपने पूर्ववर्तियों से बेहद अलग हैं। बेशक पाकिस्तान को इस जवाब की तुलना 1971 में इंदिरा के पराक्रम से नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को मानने लगा है कि मोदी किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने में यकीन रखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अभी नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद चंद महीनों का वक्त गुजरा है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मोदी की तरफ दुनिया देख रही है। भूटान से जापान तक और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक नरेंद्र मोदी की चर्चा है। ये दुनिया में कभी इंदिरा की सियासी हैसियत का ही अक्स है। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना इस आधार पर भी की जाती है कि दोनों संगठन से लेकर सरकार तक पूरा नियंत्रण रखते हैं। पीएम इज पार्टी एंड पार्टी इज पीएम वाले अंदाज में इंदिरा गांधी भी शासन करती थी और नरेंद्र मोदी भी। इसके अलावा इंदिरा गांधी राजनीतिक विरोधियों को नहीं बख्शती थी। इंदिरा गांधी जैसा अंदाज नरेंद्र मोदी का भी है। उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस मुक्त भारत का नारा ही दे दिया है। कांग्रेस के अंदर विरोध और विद्रोह को कुचलकर इंदिरा उस मुकाम पर पहुंची जहां एक दिन ऐसा भी आया जब उनके करीबी कहने लगे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये वो दौर था जब इंदिरा सरकार से संगठन तक इतनी सर्वशक्तिमान थी कि उन्होंने इमरजेंसी का फैसला लिया और उनकी कैबिनेट को इसका पता बाद में लगा। विरोधियों के दमन के लिए इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई। इंदिरा विरोधी तमाम नेता जेल में भर दिए गए। इंदिरा के सियासी सफर में ये ऐसा दाग था जिसकी वजह से कांग्रेस को 1977 में जनता पार्टी के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन फौलादी इंदिरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ और 1980 के चुनाव में वो फिर प्रचंड बहुमत से राजनीति के फलक पर इकलौती ताकत बनकर उभरी। जो 71 का चुनाव हुआ वो एक डेवलपमेंट के नाम पे हुआ और जो एक फ्यूडल सिस्टम था और जो बहुत सी चीज़ें तो आज़ादी से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन दो चार चीज़ें जो इंदिरा जी ने की वो देश की इकोनॉमी के लिए, देश के गरीबों के लिए ज़बरदस्त चीज़ साबित हुई। इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी वो ऐसा लगता था जैसे कि उनमें एक किस्म का एक आकर्षण था जो लोगों को वो अपनी तरफ प्रभावित करती थी। इंदिरा की तरह नरेंद्र मोदी भी अपनी कैबिनेट पर पूरी पकड़ रखते हैं। बीजेपी संगठन पर भी उनका एकाधिकार लगातार बढ़ता जा रहा है। कैबिनेट से संगठन तक उन्हीं चेहरों को तवज्जो मिली जो नरेंद्र मोदी के एजेंडे में फिट बैठते हैं। वैसे सियासी गलियारों में ये चर्चा भी आम है कि नरेंद्र मोदी की नजर अपने हर मंत्री पर होती है। कहते तो यहाँ तक हैं कि कौन मंत्री कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब रडार पर होता है। एक हेडमास्टर की तरह नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों से कोई मुरव्वत नहीं करते।
इंदिरा और मोदी की तुलना इस आधार पर भी होती है कि दोनों के करीबी बहुत सीमित हैं। जिस तरह इंदिरा अपने मंत्रियों से ज्यादा अफसरशाही पर यकीन करती थी, मोदी के गवर्नेंस का मॉडल भी यही है। वो मंत्रियों से ज्यादा सीधे अफसरों से संवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि उनके अलावा कोई और मंत्री नहीं होता है, बाकी सब बेसिकली एंडोर्स करने वाले होते हैं। वैसे सच है कि तब न कांग्रेस के पास इंदिरा जैसा करिश्माई नेता था और न आज मोदी जैसा चमत्कारी नेता बीजेपी के पास है। चाहे वो अमित शाह का बीजेपी अध्यक्ष बनना हो या फिर हरियाणा चुनाव के बाद अनजान नेता मनोहर लाल खट्टर का मुख्यमंत्री बनना, बीजेपी के भीतर सारे फैसलों पर नरेंद्र मोदी की छाप है। मनोहर लाल खट्टर ठीक उस केदार पांडे की तरह हैं, जिसे इंदिरा ने पैराशूट के जरिए 1972 में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया था। ऐसी मिसालें तमाम हैं जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक ताश के पत्तों की तरह जिसे जहां चाहा वहां फेंटा। मोदी राज में राजकाज का ये तरीका भी नजर आता है। गवर्नर हाउस में वही बैठे हैं जो मोदी के एजेंडे पर भविष्य की राजनीति के खांचे में फिट हैं। इंदिरा गांधी के वक्त सत्ता के गलियारे में एक प्रसिद्ध जुमला था, मैडम डिजायर्स, मतलब ये मैडम की इच्छा है। इस जुमले के धमक के सहारे ही सरकार से लेकर कांग्रेस संगठन में हर काम हो जाता था। बेशक नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा कोई जुमला फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन उनके नाम की ही इतनी धमक जरूर है कि चाहे सरकार हो या फिर बीजेपी, किसी काम में कोई रोक टोक नहीं है। इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये धमक बनी कैसे, आइए आपको बताते हैं। 2002 का गुजरात चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी का कद लगातार बढ़ता गया और गुजरात में उनके विरोधी एक एक कर किनारे होते गए। और तो और केशु भाई पटेल जैसे कद्दावर नेता भी नरेंद्र मोदी के ऑरा के आगे नहीं टिक पाए। 2007 और फिर 2012 का चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी गुजरात के सर्वशक्तिमान नेता बन गए। इसी मोड़ पर जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने अपनी सियासत की बंदूक कांग्रेस के खिलाफ खोल दी। मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों, और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की लहर ने कांग्रेस को इतिहास के उस मोड़ पर लाकर छोड़ा जहां वो संसद में सिर्फ 44 सीटों के सबसे कम आंकड़े पर पहुंच गई। इस आंधी में वो नीतीश कुमार भी उड़ गए जिन्हें मोदी की लहर ब्लोअर की हवा लगती थी। उत्तर प्रदेश में मोदी की विराट विजय ने मुलायम के समाजवाद को बेदम कर दिया, लेकिन मोदी का अश्वमेध अभी थमा नहीं। कांग्रेस से महाराष्ट्र और हरियाणा का अभेद्य किला भी पहली बार बीजेपी ने छीन लिया। देश के 6 बड़े राज्यों में मोदी की ताकत से बीजेपी की सरकार है, जबकि कांग्रेस सिमटकर सुदूर दक्षिण में कर्नाटक, केरल और उत्तराखंड, हिमाचल तक सिमट गई है। अब तक हमने बात की इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के सियासी तौर तरीकों की, लेकिन अब कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये बातें दोनों की निजी जिंदगी से जुड़ी हैं और इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की शख्सियत को बखूबी बयां करती हैं। ये लॉन में टहलती हुई इंदिरा गांधी की तस्वीर है। ये इंदिरा की जिंदगी के रोजाना का हिस्सा था। रोज सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना और सबसे पहले योग और मेडिटेशन यानी ध्यान करना। इसके बाद इंदिरा इसी तरह अपने सरकारी आवास में आधे घंटे टहलती थीं और फिर शुरू होती थी उनकी दिनचर्या। इंदिरा की तरह नरेंद्र मोदी भी रोज सुबह 4 से 5 बजे के बीच जगते हैं।
सबसे पहले योग करते हैं और फिर ध्यान। सुबह थोड़ा टहलते हैं और फिर शुरू होती है उनकी दिनचर्या। इंदिरा भी घंटों काम करने में यकीन रखती थी। मोदी का रूटीन भी ऐसा ही है, ज्यादा काम, बहुत कम आराम। देखिए, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में मैं समझती हूँ बहुत जमीन आसमान का फर्क। देखिए, हर एक का अपना व्यक्तित्व होता है, हर एक के काम करने की शैली अलग होती है, हर एक के काम करने का तरीका अलग होता है। तो मैं समझती हूँ कि इंदिरा जी एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, इंदिरा जी एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी। व्यस्त दिनचर्या के बीच इंदिरा आराम को हराम मानती थी और सिर्फ 4 से 5 घंटे सोती थी। नरेंद्र मोदी भी रात को सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। रहा सवाल आस्था का, तो इंदिरा शक्ति की उपासक थी और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करती थी। वहीं पूरी दुनिया अब जान गई है कि नरेंद्र मोदी भी मां दुर्गा के भक्त हैं और नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के सियासी तौर तरीकों की समानता के बीच असमानता की खाई भी बहुत गहरी है। इस असमानता का जितना रिश्ता दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि से है, उससे कहीं ज्यादा वैचारिक जमीन पर है। इंदिरा अपने शुरुआती वामपंथी रुझान से धीरे धीरे उदारवाद की तरफ मुड़ गई। कहने का मतलब ये कि इंदिरा गांधी किसी वैचारिक प्रतिबद्धता से नहीं बंधी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो संघ के सच्चे सिपाही रहे हैं। दोनों पार्टी के दायरे को अपने परिवार में सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन उनका परिवार जो है वो अमित मोदी है, उनका परिवार इंदिरा गांधी नेहरू परिवार था। दोनों जिद्दी हैं, दोनों लोकतंत्र की जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं और आलोचनाएं अप्रिय लगती, तो काफी समाज। इंदिरा सिर्फ अखिल भारतीय नेता ही नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी धाक थी। सियासी पंडित बताते हैं कि इंदिरा के वक्त कांग्रेस के पास ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का ठोस वोट बैंक था। ये ऐसा त्रिकोण था जो इंदिरा को करीब करीब समाज के हर तबके में स्वीकार्य बनाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में पक्के तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग ने ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग के साथ दलितों को जरूर मिलाया है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक अब भी मोदी के नाम से परहेज करता है। इसलिए इंदिरा के अर्थों में नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता अभी सवालों में है। इस वक्त मोदी जी हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। हमने ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। हमें मई में 53 साल हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हुए। 60 में मैं एमएलसी बनी थी। ये देखिए 6 महीने हुए, वक्त दीजिए। इंदिरा जी रही 11 साल, तो फिर 3 साल का गैप, फिर 4 साल और रही। नरेंद्र मोदी आरएसएस की वैचारिक जमीन से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। जाहिर है मोदी पर संघ के विचारों का गहरा असर है। इसलिए मोदी को इंदिरा की तरह लिबरल नहीं बल्कि हार्डलाइनर कहा जाता है। मोदी अपनी फुल फॉर्म में अभी आए नहीं है। जैसे आपने देखा है, मोदी पहले व्यक्ति हैं जो प्राइम मिनिस्टर दिवाली के ऊपर जाकर के कश्मीर के अंदर बिताए, तो अपने नए तरीके से आ रहे हैं। मोदी का अभी तो शुरू हुआ है बढ़ावा। मोदी सरकार अभी पूरी तरह बनी नहीं है, परंतु जब मोदी ये पार्टी नहीं खड़ी कर पाएंगे तो वही होगा बीजेपी का असर जो कांग्रेस का बाद में हुआ है। इंदिरा की सियासी स्टाइल अलग थी। चाहे कट्टरपंथी ताकत कोई भी हो, इंदिरा उस पर जमकर हमले बोलती थी। अगर वो संघ की कट्टरपंथी सोच का विरोध करती तो उतनी ही शक्ति से जमात जैसे मुस्लिम संगठनों पर भी हमला बोलती थी। इंदिरा ने देश की एकता अखंडता के लिए कभी ये चिंता नहीं की कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार का अंजाम क्या होगा। वो 2-3 साल के बाद, जब कहते हैं ना, जैसे मिसाल दी जाती है कि जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया, तब जाकर उन्होंने फैसला किया कि वहां पे सारी कार्रवाई होनी चाहिए। एक नेता के उत्थान और पतन में देश, काल और परिस्थिति का योगदान होता है। जिस दौर में इंदिरा के हाथों में देश की कमान थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग,
CAG और विपक्षी राज्य सरकारों का ढांचा संविधान के दायरे में बड़ा और मजबूत हो रहा था। इंदिरा के वक्त कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की नकेल कसी। नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री बने हैं जब संवैधानिक संस्थाएं काफी मजबूत हो चुकी हैं और सरकार पर प्रभावी लगाम कसने में सक्षम है। बावजूद इस असलियत के जानकारों की नजर में नरेंद्र मोदी सरकार जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल के मार्फत अदालत के अधिकारों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। फिर भी ये कहना पड़ेगा कि 1970 और 1980 के दशक में जो रुतबा इंदिरा गांधी का था, उस दिशा में नरेंद्र मोदी कदम बढ़ाने के सिर्फ संकेत ही दे रहे हैं। तमाम समानताओं और असमानताओं के बावजूद ये सवाल बना ही रहेगा कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली नेता साबित होंगे। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी उस तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आज हालात बदल गए हैं। नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी बनने के लिए उनकी जैसी लकीर नहीं, बल्कि अपनी नई लकीर खींचनी पड़ेगी। इस मोड़ पर मंजर भोपाली का एक बड़ा मशहूर शेर याद आ रहा है कि कह दो मीरो गालिब से, हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। नमस्कार।